और आरबी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके साथ-साथ जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। इन सभी लेक्चर से संबंधित जो भी पीडीएफ हैं, उन पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ये है, इसको जॉइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आप सभी प्रकार के जो पीडीएफ्स हैं और वीडियोज़ के जो लिंक होंगे, वो सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएँगी। चलिए इसमें हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में कौन सी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है? तो हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर करता है। और जो कैपेसिटर की एबिलिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज। तो कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कब इंक्रीज करती है? तो हम लोग जानते हैं एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू 1/25। तो यहाँ से एक्स सी की जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की वैल्यू और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो एक्स सी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f के। तो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस प्रकार से कहते हैं एक्स की वैल्यू तब बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी हमारी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट ऑप्शन। मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करेंगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी की, जो हमारा एक्स होगा एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फारेड मीटर होता है। तो फारेड मीटर को हम ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। फारेड जो होता है हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है फारेड होता है। फारेड को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू ऊपर चला जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू होता है। और जो वर्क होता है वर्क को करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से सी इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज स्क्वायर अपॉन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट वो कैलकुलेट करेंगे। चार्ज का कूलाम होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स का न्यूटन होता है। और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। तो यहाँ फैरेड पर मीटर को लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर बटे मीटर। तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स इन द करंट करेंट कंडक्टर शोन इन द बिलो फिगर। इस फिगर में ये पूछ रहा था कि जो हमारी करंट करंट करेंट कंडक्टर है उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस दी हुई हैं, इस मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शंस क्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जो डॉट लिखा हुआ है डॉट है, इस डॉट का मतलब ये होता है कि अगर ये स्क्रीन है, स्क्रीन की सरफेस से अगर कोई एरो बाहर की तरफ निकल रही है, इस तरह से जब बाहर की तरफ है तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, ये डॉट उसकी टिप दिखाई देगी। ये डॉट की तरफ है। तो डॉट का मतलब इससे एरो की मतलब ये बाहर की तरफ अब निकल रही है, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है स्क्रीन पे। इसी प्रकार क्रॉस होता है तो इसका जब एरो अगर मान लेते हैं अंदर की तरफ जा रही है तो इसका पिछला वाला ये हिस्सा ये क्रॉस की तरह होता है, ये दिखाई देता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड कर्ल रूल से हम लोग कर्ल की डायरेक्शन में जब हम इसको मूव कराएंगे कर्ल की डायरेक्शन में इसमें करंट ऊपर की तरफ निकल रही है तो ये हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस की है उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से करंट फ्लो करेगी अपवर्ड। और ये हमारी जो डायरेक्शन होगी इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसमें जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती हैं वो किस प्रकार से कनेक्टेड होती हैं। तो स्ट्रीट लाइट हमारी कनेक्टेड होती हैं पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि पैरेलल में सभी स्ट्रीट लाइट्स के जो अक्रॉस जो होता है वोल्टेज हमारा सेम रहता है, जिससे हमारी सेम वोल्टेज मिलता है और सेम वोल्टेज से उनकी सभी स्ट्रीट लाइट की सेम ब्राइटनेस रहती है, ब्राइटनेस बड़ी रहती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर इस स्ट्रीट लाइट में कोई भी स्ट्रीट लाइट फॉल्टी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसके अलावा और भी जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं वो प्रॉपर वर्क करती हैं। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में भी कहीं-कहीं लाइटें बंद रहती हैं, लेकिन इसके अलावा भी लाइटें चलती रहती हैं। ये पैरेलल कनेक्शन की वजह से ही ऐसा होता है।
आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है सीरीज कनेक्शन भी। यहाँ पे मैंने सीरीज में मान लिया कि अगर अजम्पशन कर लिया कि सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद देखेंगे तो इसमें से अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई तो ये इसकी सर्किट फेल हो गई, ख़राब हो गई। तो इस बीच में सीरीज में कनेक्टेड है तो बीच में ये फाल्टी हो गई, ये सर्किट हमारी ब्रेक हो गई, सर्किट ब्रेक हो गई, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी और हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब एक स्ट्रीट लाइट ख़राब हुई, पूरी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन इन पैरेलल। जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती हैं वो पैरेलल में इसीलिए कनेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। रो की वैल्यू दिया है 15 × 10⁻⁸ इंटू लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर, 100 एरिया हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दिया था, को मीटर में चेंज करेंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू 500। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। जो अगर कोई मेटल वायर है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, उसमें चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.109 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻32 kg होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं, दो क्वेश्चन और भी पूछे गए हुए हैं बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में और फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के किस डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है आई की, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन होती है, मान लिया ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, करंट हो गई और यही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी फ्लो ऑफ होल्स। तो दो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और करंट और होल्स जो होते हैं सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि Q1 और Q2 जो चार्ज हैं वो मान लिया कि डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हैं। Q2 पर Q1 की वजह से चार्ज लगता है, इसके बाद जो है Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स लगता है। जो फोर्स होता है नेट फोर्स मान होता है F(Q1) 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये जब जो है जब Q1 और Q2 केवल अवेलेबल हैं तब की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है एक जो है Q3 चार्ज है वो Q2 को क्लोज मिला के रख दिया जाता है। तो इसके बाद पूछ रहा है कि जो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है F(Q1) Q1 की वजह से उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं Q1 हमारा कांस्टेंट है, Q2 हमारा कांस्टेंट है, जिनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। बस यहाँ पे क्या गया Q3 एक नया चार्ज आके यहाँ पे रख दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अब Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 की वजह से भी लगेगा, Q3 की वजह से भी लगेगा। तो टोटल हमारा एफ नेट जो होगा, मतलब टोटल फोर्स जो होगा Q2 पर Q1 और Q3 की वजह से F(Q1) प्लस F(Q3). तो यहाँ से हमारा नेट फोर्स जो Q2 पे लग रहा है Q1 और Q2 में ये चेंज हो जाएगा। वो पहले Q1 की वजह से लग रहा था, अब ये Q3 की वजह से भी लगेगा। तो टोटल जो होगा F(Q1) प्लस F(Q3). ये यहाँ पे हमारा एफ नेट जो था, नेट फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन F(Q1) नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेश Q1 Q2 आवेश के पर थोड़ा बल लगाता है, यदि Q3 उस आवेश निकट में आ जाए तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या होगा। तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया फोर्स F(Q1) है। यहाँ पे Q1 Q2 और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई नहीं चेंज होगा, मतलब वो विल रिमेन कांस्टेंट। चेंज क्या होगा हमारा, चेंज होगा जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो चेंज होगा। अगर नेट फोर्स के बारे में पूछा गया होता तो वो चेंज होता, लेकिन यहाँ पे जो F(Q1) के बारे में पूछा गया तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे F(Q1 Q2) और डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग। तो हमारा जो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस का जो है यूनिट होता है। लाइट ईयर को कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई द लाइट इन ए ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। और डिस्टेंस की दूसरी एक यूनिट होती है पारसेक। पारसेक का आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है।
1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.261 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि 2 एम्पियर की करंट जो होती है किसी को कॉपर वायर के थ्रू 3 माइक्रोसेकंड तक फ्लो करती है। यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम दिया है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो किए उसकी बात कर रहा है। यहाँ से हमें करंट की वैल्यू पता है, टाइम दिया हुआ है माइक्रो सेकेंड में, इसको सेकंड में चेंज कर लिया, टी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस सेकेंड हो गया। चार्ज इलेक्ट्रॉन का दिया, हम लोग जानते हैं क्यू बराबर आई टी। यहाँ से टोटल चार्ज हम निकाल लेंगे। टोटल चार्ज हो आ जाएगा हमारा क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, टोटल चार्ज हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, यहाँ वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। वो 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 16 इंटू 10 पावर 13। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3.75 इंटू 10 पावर 13 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाई 100 वाट बल्ब इन द स्टेट ऑफ 10 आवर। कह रहा है कि एक बल्ब है 10 घंटे तक 100 वाट का बल्ब कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। पावर दिया हुआ है 100 वाट, टाइम 10 आवर दिया है। हम लोग जानते हैं एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इंटू टाइम, 100 इंटू 10 1000 वाट आवर्स हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 वाट। यहाँ से एनर्जी कंज्यूम जो होगी 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सप्रेशन का द कैपेसिटेंस का फार्मूला पूछ रहा है। कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ सिंपल सा इस नोट को यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं। यहाँ इस नोट का वोल्टेज मान लिया बी है। यहाँ पे नोडल एनालिसिस करते हैं, बी माइनस 0/2 इस ब्रांच की करंट, बी माइनस 10/2 इस ब्रांच की करंट, बी माइनस 0/6 + 2, 6 + 2 इसलिए क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस 8 हो जाएगा इस ब्रांच की करंट। यहाँ से इसको दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4b प्लस का 4b माइनस का 10 प्लस का b इज इक्वल टू 0 एंड 9b इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 40/9 हो जाएगा। 40/9 आ गया यहाँ इस नोड का वोल्टेज। अब हमें इस नोड का वोल्टेज पता है, यहाँ का रेफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, तो यहाँ पर करंट हम लगा निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू बी माइनस 0/6 + 2 इज इक्वल टू 40/9 अपॉन 8। यहाँ से 40/9 मल्टीप्लाई 1/8, 8 5 जा 40, 5/9 एम्पियर और 0.555 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ आई आर, आई रेजिस्टेंस, करंट, आर रेजिस्टेंस, ड्रॉप डिपेंड्स ऑन प्राइमरी ऑन। तो हमारा जो होता है अलजेब्रिक सम ऑफ आई आर वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे इसको समझने के लिए हमने एक सर्किट ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे आप देखें ये वोल्टेज सोर्स भी है, ये आर वन रेजिस्टेंस है, इसमें माना करंट आई वन फ्लो कर रही है। यहाँ पे इसकी वजह से प्लस माइनस हो जाएगा। इस ब्रांच में आई टू करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे करंट इंटर करती है उसको प्लस से, जहाँ से एग्जिट होती है उसमें माइनस से साइन दिखाते हैं। यहाँ पे R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब इस हिसाब से इसमें KVL अगर लगाएं तो KVL हमारा आ जाएगा माइनस का I1 R1 प्लस का I2 R2 प्लस का I2 R3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा KVL का इक्वेशन हो गया, ये हमारा एल्जेब्रिक सम होगा। अगर यहीं पे अगर हम देखें कि अगर इसमें करंट की फ्लो की डायरेक्शन किसी एक ब्रांच में कहाँ चेंज कर दी जाए, मान लेते हैं करंट इस तरह से फ्लो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो रही है ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लगाएंगे केवीएल, तो ये हमारा प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3 के बराबर हो गया। तो इसलिए जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है उसी के अनुसार हम जो अलजेब्रिक सम होता है वो डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट रेशियो इन क्लोज सर्किट। कह रहा है कि बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा के अनुपात में क्या अंतर होता है। तो धारा और वोल्टेज का जो अनुपात होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड
the potential difference between the terminal of the capacitor is 40 volt and the charge stored in the capacitor is at 8 microcoulomb. कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट माइक्रोफैरड में, वोल्टेज दिया है 40 वोल्ट, चार्ज हमारा 8 मिली कूलम्ब है, इसको कूलम्ब में चेंज करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 कूलम्ब, C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 8 इंटू 10 पावर -3 140, C इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3, C इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6, तो क्या हमें माइक्रो कूलम्ब में लिखना है, तो 1 माइक्रो कूलम्ब हो जाएगा 10 पावर -6 होता है, यहाँ से C इज इक्वल टू 200 माइक्रो फैरेड। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एलिमेंट हैविंग सेम जो है मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसको कहते हैं आइसोबार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए एक टेबल है, इस टेबल को देखें, जो हमारा आइसोबार होता है, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट होता है, एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट होते हैं। आप ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो हमारा आइसोटोप होता है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारा एलिमेंट टाइप जो होता है वो सेम होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन 14 और कार्बन 12 है, इस तरह से। और इसी प्रकार से हमारे आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन में जो होता है एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स के नंबर जो हैं सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो इस तरीके से इस टेबल को आप ध्यान में रख सकते हैं। कई बार इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसको आप ध्यान देख लीजिए कि क्या चीज़ें सेम होती है, उस हिसाब से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को डिज़ाइन किया गया है जिसमें 450 और वाट का डिसिपेट होता है 250 वोल्ट पे, उसकी जो है लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है और नाइक्रोम है, इसके लिए रजिस्टिविटी दी हुई है, तो कह रहा है लेंथ क्या होगी उस रिबन की जो रिक्वायर्ड होगी इसको नाइक बनाने के लिए नाइक्रोम। तो पावर है, वोल्टेज पता है, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लिखते हैं, P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी, 250 स्क्वायर अपॉन 450, रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 138.88 ओम। यहाँ से एरिया निकाल देंगे क्योंकि लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, एरिया हो जाएगा 0.5 mm स्क्वायर, M1 mm इक्वल टू 10 पावर -3 होता है, तो एरिया इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रजिस्टिविटी दी हुई है, रो इक्वल टू 1.10 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर हो जाएगा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होगा, आर की वैल्यू पता है, रजिस्टिविटी की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू पता है, लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ की वैल्यू आएगी 631.3131 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्ग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट एनर्जी, जो अर्ग होती है वो यूनिट होती है एनर्जी की, एनर्जी को और भी यूनिट होती है जिससे मेजर करते हैं, जूल वाट सेकेंड। हर भाई एनर्जी जो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, कोई डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। इसी प्रकार वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की सर्किट है, यहाँ पे EMF है, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है RS, तो आइडियल के केस में वोल्टेज में RS इज इक्वल टू 0 ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कभी कभार कि जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है उसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ करंट सोर्स है, करंट सोर्स के पैरेलल में सोर्स रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तो आइडियल के केस में जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ये हमारा करंट सोर्स के लिए है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे वीडियो और PDF से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे उसको प्राप्त कर सकते हैं।